Welcome back to my channel. I, Dr. Amandeep, welcome you all. So guys, today in this particular lecture, in this online lecture, we will be discussing cash management techniques. So for managing the cash, there are some techniques. Out of 5 techniques, we will be discussing first technique, that is cash budget. So आज हम लोग कैश मैनेजमेंट की एक टेक्निक को डिस्कस करेंगे, दैट इज कैश बजट। बाकी जो टेक्निक्स है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप क्या सीखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर से? हम लोग सीखेंगे कि मेथड्स क्या क्या हैं कैश बजट को बनाने के। कैश बजट को प्रिपेयर करने के 3 मेथड हैं, रिसीट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड एंड बैलेंस शीट मेथड। तो कैश बजट के ये तीनों मेथड हम लोग सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, कैश बजट जो है वो 3 तरीकों से बना सकते हो आप। कैश बजट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। कैश बजट एक ऐसा एस्टिमेट होता है कैश रिसीट और कैश पेमेंट का, जो कि आप फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बनाते हो। इससे आपको पता लग जाता है कि कितनी कैश रिक्वायरमेंट होगी किसी एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड के लिए, और सरप्लस या शॉर्टेज कितना होने वाला है किसी एक पर्टिकुलर महीने के लिए। तो 3 मेथड है कैश बजट को बनाने के, रिसीट एंड पेमेंट मेथड, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड एंड बैलेंस शीट मेथड। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द वेरी फर्स्ट मेथड, दैट इज रिसीट एंड पेमेंट मेथड। रिसीट एंड पेमेंट मेथड क्या है? इस मेथड के अंदर जो सारी की सारी कैश रिसीट होती हैं और जो कैश पेमेंट होती हैं फॉर ए बजट पीरियड, दे आर एस्टिमेटेड। हम एस्टिमेट करते हैं कैश रिसीट्स को, और जितनी भी आप पेमेंट कर रहे हो कैश में, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है, एस्टिमेट लगाया जाता है उन सब का। अब जनरली क्या होता है, आप एस्टिमेट लगा रहे हो फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर में जितनी भी आपकी रिसीट्स आने वाली हैं, कहाँ कहाँ से आपको पैसा आने वाला है और कहाँ कहाँ से आप कहाँ पेमेंट करने वाले हो, इस सब का हम एस्टिमेशन लगाएंगे। और अल्टीमेटली जो आपकी कैश रिसीट्स होंगी उसको हम ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश में, और आपकी जो कैश पेमेंट है उसको माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश आ जाएगी। तो इट्स ए प्रैक्टिकल टेक्निक। कैसे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग कैश बैलेंस में आप क्या ऐड करेंगे? आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में, आपने ऐड करना है उसमें कैश रिसीट्स, और इसमें से माइनस कर देंगे कैश पेमेंट्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आपके पास आ जाएगा कैश का। तो ये रिसीट एंड पेमेंट मेथड है। जितनी भी कैश रिसीट्स होने वाली हैं और जितनी भी कैश पेमेंट्स होने वाली हैं, उन सबका हम एस्टिमेशन लगाते हैं, और अल्टीमेटली हमारे पास क्लोजिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। तो रिसीट एंड पेमेंट मेथड बनाते टाइम को, इस मेथड को जब आप अप्लाई करते हो कैश बजट बनाने के लिए, 3 स्टेप्स आपको ध्यान में रखने होते हैं कि पीरियड ऑफ बजट क्या होगा। देखिए, आप ईयरली बना सकते हो बजट, कैश बजट आप ईयरली बना सकते हो, मंथली बना सकते हो, वीकली भी बना सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप कब का बनाना चाहते हो। अगर आप कोई सीजनल प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप सीजन के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। जैसे आप कूलर बनाते हो, हीटर बनाते हो सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए कूलर, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी बना सकते हो। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी होती है कि टाइम पीरियड क्या होगा इस बजट का। दूसरी बात होती है कि कैश रिसीट का एस्टिमेशन लगाना होता है कि आपको कैश कहाँ कहाँ से मिलने वाला है। जनरली देखिए, आपको कैश कहाँ से मिलता है, या तो कैश में आप सेल करते हो, जो आप क्रेडिट में सेल करते हो वो डेटर से मिलता है। तो ये 2 मेन चीज होती हैं जो आपको कैश दिलाती हैं। इसके अलावा आपको कोई इन्वेस्टमेंट से इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, या फिर आपको कैश मिलता है जब आप कोई शेयर या डिवेंचर इशू करते हो। तो ये 4 मेन आइटम होती हैं जहां से आपको कैश मिलने वाला है। कैश सेल, डेटर से पैसा, इन्वेस्टमेंट से पैसा, और शेयर और डिवेंचर से। तो जब आप कैश रिसीट का डिसीजन लेते हो कि कितनी कैश रिसीट होने वाली है, तो आपको देखना चाहिए कि डेटर से आपको पैसा कब मिलता है, डेटर्स का पैटर्न क्या है पेमेंट करने का। तो वो आप पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे और इनका जो पैटर्न है उसके बेस पे निकाल सकते हो। जैसे आपको पता लग गया कि 20% आपकी कैश में होती है सेल और 80% आपकी क्रेडिट में होती है। तो
80% जो सेल होती है आपकी, वो आपको पता लग गया है कि डेटर्स जो है वो आपको लगभग 2 महीने के बाद पैसा देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप कैश रिसीट का एस्टिमेशन लगा सकते हो, क्योंकि जनवरी में जो आपने सेल की है क्रेडिट में, उसकी पेमेंट आपको मार्च में होगी, तो वो आपको पहले ही थोड़ा सा अंदाजा मिल जाता है। इसी तरह कैश पेमेंट कि आपको कितनी कैश पेमेंट होने वाली है फ्यूचर के अंदर, कौन कौन सी चीजों से आपको कैश पेमेंट करनी पड़ती है आपको। जनरली आप देखेंगे तो आप कैश में परचेज करते हो तो उस टाइम कैश लगता है आपका, या फिर आप क्रेडिट में परचेज करते हो उसके बाद क्रेडिटर्स को देते हो, उसमें पैसा लगता है आपका। फिर आप कोई वेजेस की पेमेंट करते हो, टैक्सेस की पेमेंट करते हो, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस हो जाते हैं आपके, तो ये सारी चीजें के ऊपर आप पेमेंट करते हो, तो इनकी भी आपको टाइमिंग देखनी होती है कि ये पेमेंट आप कब करते हो। तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे आप पैटर्न निकाल सकते हो। जैसे आप क्रेडिटर्स को 1 महीने के बाद पे करते हो तो आपको 1 महीने का टाइम मिल जाता है, जनवरी की पेमेंट आप फरवरी में करोगे। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, ओपनिंग जो बैलेंस होता है कैश का, उसमें हमारी कैश रिसीट्स को ऐड कर देते हैं और कैश पेमेंट को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। चलिए इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 1। बी विद मी, इट्स अ वेरी इजी इलस्ट्रेशन। देखिए आपको इनकम और एक्सपेंडिचर दिया गया है मार्च से लेकर के जुलाई का, तो ये आपका मंथ्स हैं, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई। यहाँ पे आपको सेल दी गई है 50,000 मार्च में हुई है, अप्रैल में 60,000, मई में 68, जून में 75, जुलाई में 90। यहाँ पे आपको परचेजेस के खर्चे दिए गए हैं, ये आपके वेजेस के एक्सपेंडिचर हैं, फिर आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो चार हैं, परचेज, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपकी क्या हो गई, पेमेंट हो गई। और रिसीट आपको कहां से हो रही है, सेल से। सेल आपकी क्या हो गई, रिसीट। आपने कैश बजट बनाना है सिर्फ 3 महीनों का, मई, जून और जुलाई का। अब पहली इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं कि 1 मई 2000 को आपका कैश बैलेंस है 12,000 रुपए। ठीक है, हमें पता लग गया हमारा ओपनिंग बैलेंस क्या है, 12,000 हमारा क्या है ओपनिंग बैलेंस। इसमें हम अपनी सारी रिसीट जोड़ देंगे और सारी पेमेंट माइनस कर देंगे। अब ये आगे कह रहा है कि सेल और परचेज जो है दोनों के दोनों क्रेडिट के ऊपर है, दोनों हम उधार कर रहे हैं। क्रेडिट के लिए हमने डेटर्स को 1 महीना दिया हुआ है, 1 महीने बाद हम उनसे पेमेंट ले लेते हैं, और क्रेडिटर्स ने हमें 2 महीने का टाइम दिया हुआ है। इसका मतलब मार्च की जो पेमेंट है परचेजेस की वो कब होगी, मई के अंदर, और अप्रैल में जो आपने परचेज किया है उसकी पेमेंट जून में, मई में जो परचेज किया है वो जुलाई में, क्योंकि आपको 2-2 महीने का टाइम मिल रहा है। इसका ये मीनिंग हुआ। डेटर्स को आपने 1 महीने का टाइम दिया है, इसका मतलब ये जो सेल हो रही है मार्च में, जो सेल हुई है उसके पैसे कब मिलेंगे, अप्रैल में, अप्रैल वाली के मई में, मई वाली के जून में, जून वाली के जुलाई में। तो ये क्लियर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में आपको 1 महीने का टाइम मिला हुआ है। ये जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, जो मार्च में एक्सपेंसेस हुए हैं, वो उसकी पेमेंट आप कब करोगे, अप्रैल में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है उसमें आपको आधे महीने का टाइम मिला हुआ है। ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं इसमें आधे महीने का टाइम मिला हुआ है। तो हमने 3 महीने का बनाना है, मई, जून और जुलाई का। तो ये आपका मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई, ये जून, ये जुलाई। आपने इन 3 महीनों को लेना है। तो मई के अंदर अब आपको आधे महीने का टाइम दिया है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए, तो 8,000 का आधा और 8500 का आधा, 8,000 का हाफ और 8,500 का हाफ आपको पेमेंट मिलेगी। आप पेमेंट करोगे मई के अंदर। उसी तरह मई की हाफ पेमेंट और जून की हाफ पेमेंट आप कब करोगे, जून में। जून की हाफ पेमेंट और जुलाई की हाफ पेमेंट कब करोगे, जुलाई में। प्लांट एंड मशीनरी है 20,000 रुपए की, उसकी डिलीवरी है जुलाई में। 20% आपको डिलीवरी पे देना है, मतलब जुलाई में कितनी पेमेंट हो जाएगी, 4,000 रुपए की, तो उसको जुलाई में देखेंगे। एडवांस टैक्स देना है 6 मंथ जून के अंदर, तो इसको जून में देखेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ओपनिंग बैलेंस आपको कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट में ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 12,000 का। डेटर से आपको कितना पैसा मिलेगा,
क्वेश्चन में देख लीजिए डेटर्स से आपको क्या मिलेगा। डेटर्स को आप 1 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो, तो ये हमें क्लियर हो गया, क्योंकि हमें मई जून जुलाई 3 महीनों का बनाना है बस। तो मई में आपको कितने पैसे मिलेंगे डेटर्स से? मई में आपको 68 नहीं मिलेगा, मई में आपको 60,000 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अप्रैल में जो डेटर्स थे वो पेमेंट कर रहे हैं 1 महीने के बाद, तो आपको 60,000 मिल जाएगा। वन सेकेंड, तो आपको 60,000 मिल जाएगा डेटर्स से मई के अंदर। तो टोटल आपको 72,000 की रिसीट हो गई, 12,000 रुपए ओपनिंग बैलेंस और 60,000 रुपए डेटर्स से। अब पेमेंट क्या क्या कर रहे हो? क्रेडिटर्स को कब पे कर रहे हो आप? देखिए आप, ये जो आपने परचेज किया है, क्रेडिटर्स को आप पे कर रहे हो 2 महीने के बाद। ये तो इसका मतलब इन 3 महीनों को हमने देखना था। तो मई के अंदर आपको कब पैसा मिलेगा? ये जो मार्च के अंदर जो परचेज किया है आपने, इसकी पेमेंट आप मई में करोगे। तो आपने कितना पैसा दिया है? 32,000। वेजेस आप उसी मंथ पे कर रहे हो, वेजेस आपकी 11,000 रुपए है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आप 1 महीने के बाद पे कर रहे हो। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने बन रहे हैं? जो आपके अप्रैल के एक्सपेंसेस है वो 7,000 रुपए हैं, उनको आप मई में पे कर रहे हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का इसने बोला है हाफ मंथ का। तो मई की जब बात करेंगे तो मई का देख रहे हैं ना, ऊपर देखो मई, तो इसमें हाफ मंथ तो आपको मिल जाएगा अप्रैल का और हाफ मंथ हो जाएगा मई का। तो अप्रैल की जो बनती है वो आपकी बनती है 8,000 रुपए और मई की बनती है 8500 रुपए। इन दोनों का हाफ कर लेंगे तो ये हो जाएगी 8250 रुपए, 8,250। प्लांट एंड मशीनरी का अभी कुछ नहीं है, एडवांस टैक्स अभी जून में देना है। टोटल पेमेंट कितने की हो गई आपकी? 58,250 की। क्लोजिंग बैलेंस निकाल लें, ये आपकी रिसीट है, ये आपकी पेमेंट है। ए को बी में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा? 13,750। अब ये क्या बन जाएगा अगले महीने का? ओपनिंग बैलेंस 13,750। अब आपको जून के अंदर डेटर्स से कितना पैसा मिला है? देखिए जून के अंदर आपको डेटर्स से क्या मिलेगा? ये जो जून का महीना है इसमें आपको पता है कि डेटर्स जो है वो आपको 1 महीने के बाद पैसा देते हैं। तो ये जो मई के अंदर सेल हुई है इसका पैसा आपको जून में मिलेगा 68,000। कितना पैसा हो गया आपके पास? 81,750। पेमेंट देखो, क्रेडिटर्स जो है आपको 2 महीने के बाद पे करते हो आप क्रेडिटर्स को। तो इसका मतलब मई महीने में आप कौन सी पेमेंट, जून महीने में कौन सी पेमेंट कर रहे हो आप? आपको पता है कि आप क्रेडिटर्स को कब पे करते हो? 2 महीने के बाद। तो जून महीने के अंदर जो आप पेमेंट करोगे वो करोगे अप्रैल वाली 36,000। वेजेस आप उसी महीने पे करते हो जितनी बनती है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 महीने पहले वाले और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हाफ मंथ के पे करते हो। तो जून के अंदर आप आधा तो मई का और आधा जून का लोगे, तो वो हो जाएगा 85 का आधा और 7,000 का आधा। इन दोनों को जोड़ के 7,750। इधर आपने प्लांट एंड मशीनरी पे अभी तक कुछ नहीं किया, जुलाई में देने हैं। एडवांस टैक्स आप दे रहे हो 6,000 रुपीज। टोटल पेमेंट हो गई 70,250 की। डिफरेंस क्या आ गया? 11,500। ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा जुलाई का 11,500। अब आप डेटर्स को कितना पे, डेटर्स से आप कितना ले रहे हो? अब हम जुलाई में पहुंच गए हैं। जुलाई के अंदर आपको वो पैसे मिलेंगे जो जून में बनते हैं 75,000, क्योंकि 1 महीने बाद पेमेंट मिलती है आपको डेटर्स से। कितनी रिसीट हो गई? 86,500। उसी तरह क्रेडिटर्स 2 महीने पहले के जो क्रेडिटर्स हैं उनको आप पे करोगे। तो जुलाई के अंदर आप 40,000 की पेमेंट करोगे, क्योंकि आप 2 महीने बाद पे करते हो 40,000। वेजेस उसी महीने की 12,500।
मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1 महीने पहले वाले, क्योंकि 1 महीने का टाइम मिलता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आधा जुलाई का महीना और आधा जून का, तो जून के 7,000 का आधा और 9,000 का आधा जुलाई का, ये हो जाएगा 8,000। प्लांट एंड मशीनरी का आपको 20% पेमेंट करना है, वो हो जाएगी 4,000, क्योंकि 20,000 का 20% हो गया 4,000। एडवांस टैक्स कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा 74,500। अल्टीमेटली ये आपकी पेमेंट है, ये आपकी रिसीट है। कितना क्लोजिंग बैलेंस आ गया? 12,000। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कितना क्लोजिंग बैलेंस आपके पास होगा। आपको 3 महीने के बाद जुलाई में 12,000 रुपयों की एक्सेस में आपके पास सरप्लस रहेगा। तो इस कैश बजट से हमें बहुत आसानी मिलती है ये जानने में कि कौन से महीने में सरप्लस रहेगा, कौन कौन सी आइटम्स पे कितना खर्चा आएगा, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने कैश को डील कर सकते हैं। एक और इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 3। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर द मंथ जनवरी 2012 के लिए आपको कैश बजट बनाना है। तो 1 जनवरी को आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है 20,000, ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। सेल आपको दी हुई है पिछले महीने की और इस महीने की 50,000 और 80,000 की। 80% अमाउंट जो है वो सेल का उसी महीने में रिकवर हो जाता है, मतलब 80% आप क्या कर रहे हो, कैश सेल कर रहे हो, और 20% जो आप रिसीव करते हो अगले मंथ। तो दिसंबर में जो आपने सेल किया है उसका 20% आपको कब मिलेगा? जनवरी में। और जनवरी में जो सेल किया है उसका कब मिलेगा? फरवरी में 20%। परचेज जो आप करते हो दिसंबर 2011 के लिए और जनवरी 2012 के लिए, वो दी हुई है 20,000 और 30,000। कोई क्रेडिट पीरियड नहीं है, मतलब दिसंबर वाली पेमेंट दिसंबर में होगी, जनवरी वाली जनवरी में होगी। इसके अलावा 5% कमीशन आपने पे किया है सेल के ऊपर। तो आपने क्या निकालना है? क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम क्या बना रहे हैं? कैश बजट बना रहे हैं फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2012 के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या लेना है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो कितना दिया हुआ है, 20,000। अब देखेंगे रिसीट क्या क्या हो रही है आपको, क्योंकि रिसीट को हम ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस में। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या रिसीव हो रहा है आपको। देखिए 80% तो आपको कैश में मिल रहा है, 80% आपको कैश में सेल होती है। तो दिसंबर की तो छोड़ दो, जनवरी की देख लो। जनवरी की जो 80,000 की सेल है उसका आपको कितना मिल जाएगा? सेल ऑफ जनवरी 80,000 का 80% आपको मिल जाएगा 64,000। इसका जो बाकी 20% है वो फरवरी में मिलेगा, पर हमें तो जनवरी तक का ही बनाना है। दूसरा ये यूं कह रहा है कि बाकी जो 20% सेल होती है उसका नेक्स्ट मंथ में मिलता है। तो ये जो दिसंबर में जो सेल हुई है इसका 20% कब मिलेगा? जनवरी में। तो हम जनवरी का ही बना रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे? रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ दिसंबर 2011। कितनी सेल थी? 50,000 की, और इसका 20% कितना हो गया? 10,000। ये टोटल हमें पैसे मिल गए 94,000 रिसीट हो रही है हमारी। अब बात कर लेते हैं पेमेंट की। पेमेंट में क्या क्या पे कर रहे हो आप? पेमेंट में अगर आप देखोगे तो हम लोग परचेज जो कर रहे हैं, जनवरी के अंदर जो हमने परचेज किया है उसकी जनवरी में पेमेंट करनी है, दिसंबर वाले की दिसंबर में करनी है। देखो लिखा हुआ है परचेज जो है नो क्रेडिट पीरियड इज अलाउड। दिसंबर वाले की दिसंबर में हो गई होगी, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब है। ये है 30,000। तो परचेज ऑफ जनवरी 2012 कितनी हो जाएगी? 30,000। और एक हमने और पेमेंट क्या की है? 5% कमीशन दिया है ऑन सेल। तो सेल कितनी हुई थी हमारी? 80,000 की सेल हुई थी जनवरी में, इस पे हमने 5% कमीशन दे दिया 4,000 रुपये। तो 34,000 हमारी पेमेंट हो गई।
90,000 हमारी रिसीट हो गई। तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा, 94 में से 34 गए 60,000। तो इस तरह ये क्वेश्चन आपको इस तरह करना होगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, आपको कैश बजट बनाना है देहरादून फ्रूट कंपनी लिमिटेड का 3 मंथ का, अप्रैल से लेके सिर्फ जून तक। तो ये हमें पता लग गया कि अप्रैल, मई और जून का बनाना है बस हमें। सेल आपको दी हुई है, फरवरी की सेल, मार्च की और अप्रैल से लेके जून तक की। हर महीने आपको 80,000 की सेल हो रही है। इसका मतलब 80,000 अप्रैल में, 80,000 मई में और 80,000 जून में। आगे देखिए, हाफ ऑफ द सेल आर फॉर कैश। आधी सेल जो है वो आपको कैश में होती है, मतलब 40,000 रुपीज आपको हर महीने कैश मिल जाएगा। क्योंकि 80,000 की सेल हो रही है तो 40,000 कैश मिल जाएगा। 90% ऑफ द क्रेडिट सेल, इसका मतलब हाफ की जब सेल में हो रही है तो हाफ क्रेडिट सेल भी हो रही है, 50% जो है वो क्रेडिट सेल हो रही है। इस 50% का 90%, मतलब जितनी भी क्रेडिट सेल हो रही है उसका 90% जो है वो नेक्स्ट मंथ में मिलता है और बाकी जो है वो 1 महीने और बाद मिलता है। दोबारा समझ लो क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हाफ जो सेल है वो कैश में होती है, हाफ आपकी सेल जो है क्रेडिट में होती है। क्रेडिट सेल जो है उसका 90% जो है वो तो अगले महीने मिल जाता है, नेक्स्ट मंथ, मतलब 1 महीने बाद। और बाकी जो 10% बच गया वो उससे भी 1 महीने बाद, मतलब 2 महीने बाद। एंड द बैलेंस 1 मंथ लेटर। तो 90% क्रेडिट सेल अगले महीने मिल जाएगी, 10% जो बच गया वो 1 महीना और लेगा, मतलब टोटल 2 महीने का टाइम आपको लगेगा। तो जो आपने अप्रैल में बेचा है उसका 90% तो मिल जाएगा मई में और बाकी 10% मिलेगा जून में। फ्रूट जो है वो हमेशा ही कैश के ऊपर खरीदे जाते हैं, 5% का डिस्काउंट मिलता है। तो ये हमारे कुछ डिस्काउंट मिल गया। अगर 1 लाख का खरीदेंगे तो 5,000 रुपये डिस्काउंट मिल जाएगा। 95,000 की पेमेंट होगी बस, और कैश डिस्काउंट कभी भी रिकॉर्ड नहीं होता। ओके, परचेज आपने कितना किया है, अप्रैल से लेके जून तक आपने 20,000 बास्केट हर महीने खरीदी है 2 रुपए के हिसाब से। तो 40,000 रुपए की आप हमेशा क्या कर रहे हो, परचेजिंग कर रहे हो। इसके ऊपर 5% क्या हो गया, डिस्काउंट दे रहे हो, कैश डिस्काउंट। तो कितने की पड़ गई, 38,000 की परचेज हो रही है हमेशा अप्रैल से लेके जून तक। वेजेज और सैलरी जो है वो 8,000 रुपए पर मंथ है, पेमेंट हो रही है अप्रैल से जून तक 8,000 रुपए पर मंथ की। मैन्युफैक्चरिंग और अदर एक्सपेंसेस कैसे पे कर रहे हो, फॉर द क्वार्टर लिखा हुआ है यहाँ, मतलब 3 महीने का इकट्ठा दिया हुआ है। कैश एक्सपेंसेस मैन्युफैक्चरिंग है 6,000, ये 3 महीने का है तो हर महीने का कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। इसी तरह डेप्रिसिएशन को हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, हम बना रहे हैं कैश बजट। सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो 4500 रुपए के, इसका मतलब हर महीने कितने हो गए, 1500 के। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अप्रैल और मई के लिए हैं 5,000 रुपए, मतलब 2500 रुपए हो जाएंगे अप्रैल मई के लिए, जून के लिए खाली हो जाएंगे। आपने कैश बजट बनाना है, तो कैश बजट हम बनाएं। ओपनिंग बैलेंस आपको नील दिया हुआ है, क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कहीं भी नहीं दिया हुआ, आप इसमें देख सकते हो कहीं भी नहीं दिया हुआ। तो ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा नील। कैश सेल कितने की हो रही है, 50% कैश सेल हो रही है, आपको पता है। तो टोटल कितने की सेल होती थी आपको, अगर आपको याद हो, टोटल सेल हम कितने की कर रहे थे, 40,000 रुपए की सेल कर रहे थे। टोटल सेल हमें कितने की हो रही है, देखो 80,000 की, सॉरी 80,000 पर मंथ की हमें सेल हो रही थी। इसमें से हाफ कितने की हो रही है, कैश सेल हो रही है, तो सेल कितने की हो गई, 40,000 की। अब डेटर्स से कितना पैसा मिलेगा आपको, ये थोड़ा सा लेंथी है, इसके लिए आप ये टेबल देख लो, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। तो ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का आपको डेटा दिया हुआ है। कैश सेल का तो हमने रिकॉर्ड चढ़ा ही दिया। क्रेडिट सेल कितनी होती है, आधी होती है। देखिए कितनी होगी क्रेडिट सेल, यहाँ पे आपको 60,000 रुपए की सेल थी टोटल, तो 30,000 की क्रेडिट सेल हो गई
यहाँ 25,000 की क्रेडिट सेल हो गई और यहाँ इन तीनों मंथ के लिए 40,000 की हो गई। तो कैश सेल हमेशा के लिए आपको यहाँ 30 की, यहाँ 25 की, बाकी 40,000 की हो गई। अब देखो डेटर से आपको कैसे मिल रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो क्रेडिट सेल होती है उसका 90% तो मिल जाता है नेक्स्ट मंथ और बाकी 10% मिलते हैं 2 मंथ के बाद। तो यहाँ ये जो 30% की सेल हुई है क्रेडिट सेल, इसका 90% नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा। तो 90% के हिसाब से नेक्स्ट मंथ आपको 27,000 मिल गए। उसी तरह ये जो 25,000 रुपए है इसका 90% आपको अप्रैल में मिल जाएगा। ये जो 40,000 रुपए है इसका 90% 36,000 यहाँ मिल जाएगा। मई में जो 40,000 की हुई है उसका 90% यहाँ मिल जाएगा। क्लियर? जून तक ही बनाना है आपने। दूसरा जो 10% क्रेडिट सेल इसकी बच गई, इसकी जो 10% बच गई है वो कब मिलेगी? 2 महीने बाद। तो फरवरी वाले के 2 महीने कब होंगे? अप्रैल में। तो आपको अप्रैल में कितने मिल जाएंगे? बाकी 3,000 की पेमेंट मिल जाएगी। फिर उसके बाद ये जो 25,000 रुपए है इसका जो 10% है 2,500 रुपए, उसकी पेमेंट कब होगी? मई में। ये रहा मई में 2,500 रुपए। ये जो 40,000 है इसका 10% के हिसाब से 4,000 रुपए 2 महीने बाद यार। तो हम टोटल निकाल सकते हैं कि आपको डेटर से कितना मिला हर महीने। तो हमने निकालना है अप्रैल, मई और जून का। ये हमारा अप्रैल, मई और जून। तो अप्रैल के अंदर आपको डेटर से कितना पैसा मिलेगा? 22,500 रुपए तो वो 90% वाले, और एक ये 30,000 का 10% 25,500 रुपए। मई में मिलेंगे 38,500, जून में मिलेंगे 40,000 रुपए। यहां मैं लिख सकता हूं 25,500, 38,500 और 40,000 रुपए। एक बार ये मैंने अभी यूं लिख दिया क्योंकि मुझे पहले पता लग गया। टोटल आपको कितना मिल रहा है? 65,500। पेमेंट देखो, कैश परचेज कितने की कर रहे हो आप? फ्रूट्स आर ऑलवेज बोट फॉर कैश। सारी की सारी आप कैश में परचेज करते हो ताकि आपको कैश डिस्काउंट मिल जाए। कितना परचेज किया आपने? 20,000 बास्केट 2 रुपए के हिसाब से, तो 40,000 रुपए की पेमेंट होती है कैश परचेज के लिए, बट 5% डिस्काउंट मिल जाता है। तो कितना हो गया कैश परचेज हर महीने? 38,000 रुपए की, 38,000। वेजेस एंड सैलरीज का क्या हिसाब किताब है? वेजेस और सैलरीज 8,000 पर मंथ है। तो उसमें आपने कोई पेमेंट आगे पीछे नहीं की, तो इसलिए मैं इसको तीनों महीनों में लिख सकता हूँ। कैश एक्सपेंसेस कितने थे? 6,000 के थे, तो 2,000 रुपए इसके हिस्से में आ जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंसेस 4,500 रुपए के थे, तो 1,500 तीनों मंथ का हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अप्रैल और मई के लिए था सिर्फ, क्वेश्चन में दोबारा देख लेना, तो 5,000 था, ऐसे हो जाएगा। टोटल पेमेंट कितने की हो गई? 52,000 की। तो ये पेमेंट हो गई, ये आपकी रिसीट हो गई। इसको जब इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना कैश आ जाएगा? 13,500 क्या आ गया? क्लोजिंग बैलेंस। ये क्या बन जाएगा यहाँ जाकर के? ओपनिंग बैलेंस। तो इसको भी हम डील कर लेंगे। कैश सेल आपकी सेम हो रही है 40,000 की तीनों महीनों में, तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। 92,000 आपका रिसीट हो रहा है, पेमेंट हो रही है 52,000 की, तो बैलेंस कितना बच गया? 40,000। ये 40,000 क्या बन जाएगा? जून के अंदर आपका ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टोटल बैलेंस कितना आ गया? 1,20,000। और यहाँ पे टोटल पेमेंट कितने की हो गई? 94,500। ये पेमेंट है आपकी। क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा? 70,500 रुपीज। तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा एट द एंड ऑफ द मंथ। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब बात करते हैं सेकंड मेथड की। वो कौन सा मेथड है? एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। ये मेथड क्या कहता है? कैश फोरकास्ट जो आप कर रहे हो, जो कैश बजट बनाओगे, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट।
जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसके अंदर जो आपका प्रॉफिट आपने शो किया है उसको हम एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे हम, जो आपने प्रॉफिट शो किया है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपने प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है उसमें जो प्रॉफिट आपने दिखाया है उसको हम एडजस्ट करेंगे। किससे एडजस्ट करेंगे, वो जो आइटम्स जो आपने पे की हैं या रिसीव की हैं। तो इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, आपने पहले भी किया हुआ है, तो हम उल्टा चलेंगे। प्रॉफिट में जो आपने पे किया है उसको हम माइनस कर देंगे, जो आपने रिसीव किया है उसको प्लस कर देंगे। बहुत ही सिंपल ये मेथड है। ये मेथड क्या कह रहा है कि हम लोग कैश की फोरकास्टिंग कैसे करेंगे, कैश कैसे निकालेंगे। आपने जो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया है इसमें जो आपने प्रॉफिट शो किया है इसको हम एडजस्ट करेंगे। किसके साथ, कुछ आइटम्स जो है वो ऐड होंगी, कुछ आइटम्स जो है वो माइनस हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो वो कौन कौन सी आइटम्स होंगी जो प्लस होंगी वो देख लीजिए। फार्मूला क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस जो होगा, आपको ओपनिंग कैश बैलेंस दिया होगा बैलेंस शीट के अंदर, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है उसको हम इस ओपनिंग कैश बैलेंस में ऐड कर देंगे। अब इसमें क्या ऐड हो जाएगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जैसे आपका डेप्रिसिएशन है, तो अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो वो आपने खर्चा दिखा रखा है बट उससे कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो दोबारा ऐड हो जाएगा। प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर आपकी करंट एसेट्स कुछ कम हुई हैं, जैसे आपके डेटर्स थे 5,000 रुपए के, पहले 5,000 के थे अब 4,000 के रह गए हैं। इसका मतलब पहले आपने 5,000 रुपए लेने थे लोगों से, अब 4 ही लेने हैं। इसका क्या मीनिंग हुआ कि 1,000 रुपए उन्होंने पे कर दिए, आपके पास कैश आया है तो वो कैश के तौर पे ऐड हो जाएगा। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज ऐड हो जाएंगी। इसका क्या मीनिंग हुआ, मान लो आपने पहले बैंक से 5,000 रुपए उधार ले रखे थे, अब 6 ले रखे हैं, तो इंक्रीज हो गया, 1,000 रुपए आपने और लिए हैं, तो ये आपकी कैश आ गया आपके पास, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स अगर आपने सेल किए हैं तो आपके पास कैश आया होगा, उसको ऐड कर देंगे। शेयर और डिवेंचर अगर आपने इशू किए हैं तो उससे भी आपके पास कैश आया होगा, इसको ऐड कर देंगे। तो ये सब आइटम्स ऐड हो जाएंगी। क्या क्या ऐड होगा, नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड होंगे, करंट एसेट्स अगर कम हुई है तो ऐड होगा, करंट लाइबिलिटीज अगर बढ़ी हैं तो ऐड होगा, सेल अगर आपने फिक्स एसेट्स की कोई की है तो ऐड होगा, शेयर और डिवेंचर्स भी ऐड होंगे अगर आपने इशू किए हैं तो। ये आप +2 में और बीकॉम में कर चुके हो ऑलरेडी ये मेथड। माइनस क्या क्या चीजें होंगी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर आपकी करंट एसेट्स बढ़ गई हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। करंट एसेट बढ़ने का क्या मतलब है, पहले आपके डेटर्स 5,000 के थे और 6,000 के हो गए हैं, इसका मतलब आपने उनको उधार में पे किया है, उसकी पेमेंट आपको मिलने वाली थी, वो माइनस हो जाएगी। डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज मतलब कि आपने पहले किसी को 6,000 रुपीज पे करने थे बैंक को, अब 5,000 ही पे करने हैं, तो इसका मतलब 1,000 की पेमेंट आपने कर दी है, तो माइनस हो जाएगी। अगर आपने फिक्स एसेट्स कोई परचेज किए हैं तो कैश गया होगा, माइनस कर देंगे। शेयर या डिवेंचर अगर आपने रिडीम किए हैं, आपने पे किए हैं, तो उसको माइनस कर देंगे। तो ये कुछ आइटम माइनस होने के बाद और कुछ प्लस होने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस। इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड। तो इसका क्वेश्चन देखिए, आपने कैश बजट बनाना है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेथड को ध्यान में रखते हुए। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ये बैलेंस शीट आपको दी हुई है, क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट आपको दी हुई है 1 अप्रैल 2011 की, 1 अप्रैल 2011 की बैलेंस शीट है। तो ये आपको शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपको कैश दिया हुआ है, कितना 25,000 कैश आपको पड़ा है।
ये प्रॉफिट है 25,000 और इधर आपका कैश पड़ा हुआ है 21,500। ये आपकी एसेट्स हो गई, ये आपकी लाइबिलिटीज हो गई। ये आपकी प्रॉफिट एंड लॉस काउंट की स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 27,000। तो उस मेथड को ध्यान में रखते हुए हमें कैश बैलेंस दिखाना है। अब हम देखते हैं क्या क्या इसमें आएगा, कैश बजट कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि इस मेथड को जब आप ध्यान में रखोगे तो आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो आपने कैश बैलेंस देखना है, बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है। तो 1/4/2011 को कितना कैश दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, 21,500। इसमें ऐड कर देंगे, क्या क्या चीजें ऐड करेंगे इसमें। एक तो प्रॉफिट जो आपको शो किया गया है, प्रॉफिट शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में कितना देखो, ये रहा नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 27,000, वो इसमें ऐड कर देंगे। क्लियर। अब इसमें क्या चीज ऐड करेंगे, सबसे पहली आइटम मैंने आपको बताई थी नॉन कैश एक्सपेंडिचर। नॉन कैश एक्सपेंडिचर क्या है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन लगाया है आपने, बिल्कुल देखो अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर ये रहा डेप्रिसिएशन। प्लांट और मशीनरी के ऊपर, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 10,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर के ऊपर 1,500। ये हमें ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, इसको आपने फालतू में दिखा रखा है, उससे आपका कैश कम हो गया होगा, आप दोबारा ऐड कर दिए। फिर उसके बाद मैंने आपको कहा था कि अगर कोई डिक्रीज हुआ है करंट एसेट्स के अंदर, करंट एसेट्स में कोई डिक्रीज नहीं है, अगर आप देखोगे क्वेश्चन को ढंग से तो कोई डिक्रीज नहीं है। फिर उसके बाद देखेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। क्या करंट लाइबिलिटीज में कोई इंक्रीज हुआ है इस क्वेश्चन में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो आपने शेयर इशू किए हैं 50,000 के, और लैंड और बिल्डिंग आपकी जो है वो 1,20,000 की हो गई है। ट्रेड रिसीवेबल 50,000 के हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस 600 के हैं, ट्रेड पेबल 40,000 के हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 के हैं। तो हमने देखना है करंट लाइबिलिटीज में कोई इंक्रीज हुआ है। तो ट्रेड पेबल हमारी करंट लाइबिलिटी है, ये 40 की है। बैलेंस शीट में कितनी दी हुई थी पहले, ट्रेड पेबल हमारे 50 के दिए हुए थे, अब 40 के रह गए हैं, इसका मतलब 10,000 हमने पे किए हैं, तो माइनस होगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 2,000 के हैं, और इधर कितना दिया हुआ है 3 के हो गए हैं, इसका मतलब हमारी करंट लाइबिलिटी बड़ी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के तौर पे, तो वो हम ऐड कर देंगे। कितना 1,000। इसके अलावा कोई आपने सेल किया है फिक्स एसेट्स का, फिक्स एसेट्स हमने कोई नहीं बेची, नील हो जाएगा। इसके अलावा इश्यू ऑफ शेयर किया है आपने, हमने 50,000 रुपए के शेयर इशू किए थे, तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो ये टोटल कितना आ जाएगा 1,11,000। अब इसमें माइनस क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। माइनस कौन कौन सी आइटम होगी, माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। जैसे यहाँ डिक्रीज इन करंट एसेट को प्लस किया था, इंक्रीज इन करंट एसेट को माइनस कर देंगे। तो करंट एसेट में क्या क्या चीज इंक्रीज हुई है वो देख लो। इसमें अगर आप देखोगे तो करंट एसेट में क्या क्या चीज है, ट्रेड रिसीवेबल हमारे 50,000 के करंट एसेट हैं, बैलेंस शीट में कितने के दिए हुए हैं 40,000 के, तो ये इंक्रीज हुए हैं। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 600 के दिए हुए हैं, अब 600 के दिए हुए हैं, पहले कितने के दिए हुए हैं 500 के दिए हुए थे, यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिए हुए थे 500। इसी में ऐड हो जाएगा, सॉरी फॉर मिस प्रिंट।
तो 500 से 600 के आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल आपके 40,000 से 50,000 के हो रहे हैं। दो आइटम हो गई। एक आपकी इन्वेंट्री देखो, इन्वेंट्री कितने की दी हुई है यहाँ पे 20,000 की, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्वेंट्री ये रहा, चेंज इन इन्वेंट्री 20 से 40,000 की हो गई है। ओपनिंग स्टॉक 20 का था, क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का है। कितने की इन्वेंट्री आ गई 20,000 रुपए की। तो क्या क्या चीज हो गई, एक तो इन्वेंट्री हो गई 20,000 रुपए की प्लस हो जाएगी। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल 10,000 के ऐड हो जाएंगे। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस 100 रुपए बढ़े हैं। क्लियर। तो ये कितना हो गया 20 और 10 30 31,100 रुपए लेस कर देंगे। अगर आपने कोई लाइबिलिटी पे की है, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, क्या पेमेंट की है करंट लाइबिलिटी में आपने, ट्रेड पेबल जो आपके 40,000 है, अब दिखा रहे हैं 40, पहले कितना था 50,000 था, तो 10,000 का आपने पेमेंट कर दिया है। तो ये हो जाएगा पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल कितना 10,000। और अगर आपने कोई परचेज किया है फिक्स एसेट्स का तो माइनस हो जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। अगर आप देखोगे क्वेश्चन के अंदर तो लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 80,000 की दी हुई है, और उसके बाद में लास्ट में 1,20,000 हो गई है, यहाँ 120 है। पीछे वाली जो बैलेंस शीट है ओपनिंग उसमें 80,000 है, तो 40,000 आपने परचेज किया है तो कैश की पेमेंट की है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये आपने ये आइटम माइनस हो जाएंगी। इसका कितना आया 80,100 रुपीज। तो इसको ये जो आपकी कैश रिसीट है इसमें से माइनस कर देंगे तो 30,900 क्या आ गया कैश बैलेंस आ जाएगा आपके पास। तो ये आप क्वेश्चन किताब में जब देखोगे तो ये आइटम्स प्लस होंगी, ये आइटम माइनस होंगे। क्या क्या प्लस होगा, नॉन कैश एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, सेल ऑफ फिक्स एसेट्स और इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या क्या माइनस होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। तो ये आपका 30,900 क्या आ गया कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। अब बात करते हैं लास्ट मेथड की, दैट इज बैलेंस शीट मेथड। बैलेंस शीट मेथड क्या कहते हैं, इसमें हम जो फोरकास्टेड बैलेंस शीट हम बनाएंगे, फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं हम इसमें फॉर द नेक्स्ट पीरियड, इट इज प्रिपेयर्ड। इसमें हम जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी चेंजेस आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर देंगे, फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाएंगे। एक नई बैलेंस शीट हम बनाएंगे। किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंजेस आए हैं उनको चेंज कर देंगे, और बैलेंसिंग फिगर में जो आएगा उसको हम कैश मान लेंगे। तो अगर आपकी एसेट्स ज्यादा आ रही है लाइबिलिटीज से तो फिर वो क्या हो जाएगा एस्टिमेटेड कैश जो आपके पास पड़ा होगा। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा आ रही है एसेट से तो वो क्या हो जाएगा शॉर्टेज। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, बैलेंस शीट मेथड के अंदर हम फोरकास्टेड बैलेंस शीट बनाते हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए। किस चीज को ध्यान में रखते हुए, एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए। कैश और बैंक बैलेंस को नहीं लेंगे क्योंकि यही तो हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट की जो दोनों साइड है उसको कंपेयर करेंगे। अगर लाइबिलिटीज ज्यादा आती है एसेट से फिर तो हो जाएगा एस्टिमेटेड कैश बैलेंस, और अगर एसेट्स ज्यादा आती हैं लाइबिलिटीज से वो हो जाएगी शॉर्टेज ऑफ कैश। देखिए जो आपने पीछे क्वेश्चन किया है उसको ध्यान में रखते हुए आपने कैश बजट बनाना है बैलेंस शीट मेथड के थ्रू। अब हमने बैलेंस शीट मेथड को ध्यान में रखना है और उसके अकॉर्डिंगली कैश की रिक्वायरमेंट बतानी है जो आपने पहले इलस्ट्रेशन की थी वो। तो आप अगर देखेंगे
तो अब हमें एक नई बैलेंस शीट बनानी है, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। एज ऑन 31 मार्च 2012, किसको ध्यान में रखते हुए, जो लाइबिलिटीज और एसेट्स में चेंजेस आए हैं उनको ध्यान में रखते हुए। तो ये दो बैलेंस शीट आपने कंपेयर करनी है। एक तो ये बैलेंस शीट जो आपको शुरू में दी गई है, ये वाली, इसमें जो भी चेंजेस आए हैं क्वेश्चन के अंदर उन सबको ध्यान में रखते हुए आपने क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है। अब यहाँ पे आपकी शेयर कैपिटल अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन में 1 लाख है, बट हमने 50,000 की शेयर कैपिटल इश्यू भी की थी, कितनी हो गई 150। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 25,000 था, बट हमने अब कितना कर दिया था, कितना प्रॉफिट हुआ था आपको, अगर आपको याद हो तो हमारा प्रॉफिट था 27,000 रुपए, तो वो 27,000 रुपए ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 52,000 रुपए। डिवेंचर्स हमारे 1 लाख के रहेंगे, कोई फर्क नहीं था। ट्रेड पेबल हमारा 50 नहीं था, हमने लास्ट में फिर कितना कर दिया था 40 दिखा रहा था हमारा, ये देखो ये रहा 40। अब हमने सारे चेंजेस को ध्यान में रखते हुए नई बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो चेंजेस इसमें डाल रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 3,000 के दिखा रहा था, तो इस तरह से आपको ये शो करना है सारा, ये हो जाएगा आपका 3,45,000। कैसे, शेयर कैपिटल 1,50,000 की हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस काउंट 52,000 का, डिवेंचर सेम रहेंगे 1 लाख के, ट्रेड पेबल 40,000 के, और ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 के, तो ये हो गया 3,45,000। तो लाइबिलिटीज कितनी आ गई 3,45,000। अब एसेट्स का देखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आपने क्वेश्चन के अंदर 40,000 की और ले ली थी, तो कितने की हो गई है 1,20,000 की। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख की थी, 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन लगाई थी, कितने की रह गई 90,000 की। इसके ऊपर भी 1,500 रुपए डेप्रिसिएशन लगी थी, कितने का रह गया 13,500 का। इन्वेंट्रीज आपने 20 की और ले ली थी, कितनी होगी 40,000। ट्रेड रिसीवेबल आपके 40 के शो कर रहा था, बट हमने 10 के और कर दिए थे, तो 50 के हो गए थे। कैश बैलेंस जो है, अब ये जो कैश बैलेंस है ना, ये बैलेंसिंग फिगर से निकलेगा। बैलेंसिंग फिगर मतलब इधर वाली साइड 345 आ रही है, तो ये वाली साइड भी 345 आनी चाहिए। जो डिफरेंस होगा वो क्या आ जाएगा, बैलेंस। तो इन सारी आइटम्स को देखते हुए इसमें से जब माइनस कर देंगे तो बैलेंसिंग फिगर से कितना आ जाएगा 30,900 कैश की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। यही हमने नई बैलेंस शीट में कर रखा है। ये नई बैलेंस शीट हमने बनाई थी, इस साइड का हमने सारा कर दिया था हिसाब किताब, 3,45,000 आ गया था। तो ये साइड भी 345 ही आनी चाहिए, और ये आइटम्स हमने रिकॉर्ड कर दी थी सारी की सारी, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ले लिए। तो इन सब आइटम्स को देखते हुए इन सब का टोटल 3,45,000 आना चाहिए, बट हमें क्या करना है, कैश बैलेंस निकालना है बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से। तो ये क्या आ जाएगा, कैश की रिक्वायरमेंट आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर के हिसाब से। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। कम चांसेस है एग्जाम में क्वेश्चन आने के ऐसे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब बात आती है कि ये जो कैश बैलेंस मेथड हमने लगाए हैं, इसमें से सबसे बढ़िया मेथड कब काम आता है। देखिए, ये जो हमने 3 मेथड ऊपर देखे हैं, सबसे पहले हमने कैश बजट किया था ना, उसके क्वेश्चंस किए थे, वो शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग अगर करनी हो तो अच्छा रहता है। और ये जो 2 मेथड है, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस काउंट मेथड और बैलेंस शीट मेथड, ये कब अच्छे रहते हैं, जब आपको लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग करनी हो कैश की। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आप ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, हो जाएंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज कॉन्टेक्ट मी। ये FM की बुक है, DK गोयल और शैली गोयल, उससे करवाया गया है मटेरियल सारा।